और रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, देखिए यही बताया गया, इसको हमने डिटेल में देख लिया। तो देखिए साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज देखिए इसको हमने यहाँ पे देखा था, वही बताया गया। देखिए कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड बट इनएक्टिव व्हेन नॉट बाउंड टू साइक्लिन, तो यही बताया गया कि ये सीडीके जो होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये हमेशा प्रेजेंट होता है, लेकिन जब तक साइक्लिन से बाउंड नहीं करेगा तब तक ये एक्टिव नहीं होगा, इनएक्टिव होगा। ठीक है, ये हो गया। अब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कॉम्प्लेक्स, तो देखिए साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कॉम्प्लेक्स, देखिए ये पूरी की बात की जा रही है। तो देखिए साइक्लिन्स आर फेज स्पेसिफिक रेगुलेटरी प्रोटीन्स दैट एक्टिवेट सीडीकेज व्हेन स्टिमुलेटेड बाय ग्रोथ फैक्टर्स, तो यही बताया जा रहा है कि ये जो साइक्लिन है ये फेज स्पेसिफिक रेगुलेटरी प्रोटीन होता है और ये एक्टिवेट करता है सीडीकेस को, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को। और कब एक्टिवेट करता है? व्हेन स्टिमुलेटेड बाय ग्रोथ फैक्टर्स, जब ये ग्रोथ फैक्टर से स्टिमुलेट होता है। तो हमको मालूम है जब ग्रोथ फैक्टर यहाँ बाइंड किया तो आके इसको रास को स्टिमुलेट करता है और ये रास जाके यहाँ पे साइक्लिन का फॉर्मेशन कराती है, फिर ये साइक्लिन यहाँ बनता है तो इसको ये स्टिमुलेट करता है। यही चीज़ यहाँ पे शॉर्ट में बता दी गई है। और उसके बाद फिर देखिए द साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कॉम्प्लेक्स कैन देन फास्फोराइलेट अदर प्रोटीन्स, तो अब जब ये कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये दूसरे प्रोटीन को फास्फोराइलेट कर सकता है, जैसे आरबी प्रोटीन को यहाँ पे देखिए फास्फोराइलेट करेगा टू कोऑर्डिनेट सेल साइकिल प्रोग्रेशन, तो सेल साइकिल के प्रोग्रेशन के लिए ये दूसरी प्रोटीन को फास्फोराइलेट करेगा। तो देखिए जब इसको फास्फोराइलेट करेगा तो ये फ्री हो जाएगा और यहाँ से E2F चला जाएगा यहाँ पे और इसको स्टिमुलेट करेगा, यही बताया गया। दिस कॉम्प्लेक्स मस्ट बी एक्टिवेटेड इनएक्टिवेटेड एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर सेल साइकिल टू प्रोग्रेस। फिर ये बताया जा रहा है कि ये जो साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम पे एक्टिवेट और इनएक्टिवेट होना चाहिए, यानी जब ज़रूरत हो तब एक्टिवेट हो और जब ना ज़रूरत हो तो इनएक्टिवेट हो जाए, यानी फुल्ली रेगुलेटेड होना चाहिए ताकि सेल साइकिल अच्छे से प्रोग्रेस हो और इसमें कोई ख़राबी ना आए। तो वही हम बात किए कि ये देखिए ये पूरा जो है ये कंट्रोल में होता है P53 के, इस चीज़ को कंट्रोल करता है P53। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। और उसके बाद फिर देखिए ट्यूमर सप्रेसर जीन, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन देखिए यहाँ पे ये P53 वगैरह P53 P21 और ये आरबी प्रोटीन, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, P53 जब स्टिमुलेट होगा, और P53 कब स्टिमुलेट होता है हमको मालूम है कि जब डीएनए डैमेज हो जाता है तो ये पहले डीएनए रिपेयर करना चाहता है और इसको एक्टिवेट कर देता है ताकि सेल रेप्लिकेशन ना हो, और इसके जरिए डीएनए रिपेयर करना चाहता है, लेकिन जब रिपेयर नहीं होता है तो आगे आके प्रो एपोप्टोटिक जीन को स्टिमुलेट कर देता है और एपोप्टोसिस कराता है। और यहाँ देखिए क्या बताया गया कि P53 जब स्टिमुलेट होगा तो P21 को इंड्यूस करेगा और ये P21 देखिए इंड्यूस हो जाएगा और ये CD के इनहिबिशन, तो ये देखिए ये जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का कॉम्प्लेक्स बना था इसको ये इनहिबिट कर देगा, और जब इसको इनहिबिट कर देगा यहाँ देखिए सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, आरबी हाइपोफास्फोराइलेशन, तो ये आरबी प्रोटीन जो है ये हाइपोफास्फोराइलेट होगा, यानी फास्फोराइलेट नहीं होगा, और जब फास्फोराइलेट नहीं होता है तो ये एक्टिव होता है, तो ये एक्टिव हो गया। और जब ये एक्टिव होता है तो ETF को अपने अंदर बाइंड किया रहता है। तो देखिए वही है कि आरबी हाइपोफास्फोराइलेट होगा यानी एक्टिवेट हो जाएगा, जिस वजह से G1 से S का जो प्रोग्रेशन है ये इनहिबिट हो जाएगा। तो ये G1 से S का जो प्रोग्रेशन है ये इनहिबिट हो गया। और उसके बाद फिर क्या बताया गया, म्यूटेशन इन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स कैन रिजल्ट इन अनरिस्ट्रेंड सेल डिवीजन, तो ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, चाहे P53 की बात करें, P21 की बात करें या आरबी की बात करें, तो इसमें अगर म्यूटेशन हो जा रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, अनरिस्ट्रेंड सेल डिवीज़न हमको देखने को मिलेगा, यानी सेल डिवीज़न बिल्कुल बिला रोक टोक होगा। और ये म्यूटेशन जो होता है ये लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है ट्यूमर सप्रेसर जीन में। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया ली फ्रॉमनी सिंड्रोम, तो ली फ्रॉमनी सिंड्रोम में क्या होता है कि ये P53 जो होता है ये म्यूटेटेड हो जाता है और ये काम नहीं करता, और जब ये काम नहीं करेगा तो मान लो सेल में डैमेज हुआ, कुछ भी हुआ, तो सेल को कोई गाइड करने वाला गार्जियन है ही नहीं, तो ये सेल साइकिल अपनी चलती रहेगी और ये अरेस्ट नहीं होगा, और जो म्यूटेशन हुआ था सेल में, जो डीएनए में जो डैमेज हुआ था, उस वजह से ख़राब सेल्स बनेंगे और जो ट्यूमर कॉज करेंगे। ठीक है, तो यही है ली फ्रॉमनी सिंड्रोम, और ये कॉज करते हैं मेनली 4B, तो देखिए ये B कॉज करते हैं ब्लड, ब्रेन, ब्रेस्ट और बोन, तो ये 4 ट्यूमर ये ली फ्रॉमनी सिंड्रोम में हमको देखने को मिलता है। बहरहाल तो देखिए अब क्या बताया गया, ग्रोथ फैक्टर्स, ये ग्रोथ फैक्टर जो यहाँ पे बाइंड करते हैं कौन कौन से होते हैं ये बताया जा रहा है, इंसुलिन, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, इपोएरिथ्रोपोइटिन और एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, तो ये सारे ग्रोथ फैक्टर हो गए, एग्जांपल दिया गया है। तो ये क्या करते हैं, बाइंड टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, तो देखिए हमने यहाँ बना रखा टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर टू ट्रांजिशन द सेल फ्रॉम G1 टू S फेज, तो वही यहाँ पे हम बहुत डिटेल में बात कर चुके कि G1 से S फेज में ट्रांजिशन के लिए ये ग्रोथ फैक्टर
टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब सेल टाइप्स की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सेल टाइप्स परमानेंट, स्टेबल और लेबाइल। तो परमानेंट सेल जो होते हैं ये रिमेन इन जी नॉट फेज और रीजनरेट फ्रॉम स्टेम सेल्स, ठीक है। तो ये परमानेंट सेल्स जो होते हैं ये हमेशा जी नॉट फेज में रहते हैं, और अगर इसमें नए सेल की ज़रूरत होती है तो स्टेम सेल से ही बनते हैं, उसमें माइटोसिस नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से सेल होते हैं, न्यूरॉन्स है, स्केलेटल मसल्स है, कार्डियक मसल्स है और आरबीसीज हैं, ठीक है। इसमें कभी भी माइटोसिस नहीं होती है। और उसके बाद फिर देखिए स्टेबल या क्वेसेंट सेल्स, तो ये क्या होते हैं, ये जी नॉट फेज में होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जब ज़रूरत होती है तो जीवन में इंटर कर जाते हैं। तो वही भी दिया गया है कि इंटर जीवन फ्रॉम जी नॉट व्हेन स्टिमुलेटेड, जब ज़रूरत हुई। जैसे हिपेटोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स हैं, पीसीटी है और पेरीऑस्टियल सेल्स हैं। तो ये मोस्टली जी नॉट में होते हैं, लेकिन ज़रूरत के वक्त जीवन में चले जाते हैं, ठीक है। फिर जीवन में आए तो यानी ये मेन स्ट्रीम में आ गए। और उसके बाद फिर देखिए ये लेबाइल जो है, और ये लेबाइल क्या होते हैं, नेवर गो टू जी नॉट। तो ये जी नॉट में कभी जाते ही नहीं हैं और डिवाइड रेपिडली विद अ शॉर्ट जीवन। तो ये बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं और इनका जीवन जो होता है ये शॉर्ट होता है। और ये मोस्ट अफेक्टेड बाय कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में सबसे ज़्यादा इफेक्ट यही जो सबसे ज़्यादा लेबाइल होते हैं, यानी सबसे तेज़ ग्रोथ करते हैं, वही होते हैं, ठीक है। जैसे बोन मैरो है, गट एपिथेलियम है, स्किन, हेयर फॉलिकल और जर्म सेल्स। तो ये जहाँ पे भी देखिए यहाँ पे बहुत जल्दी ग्रोथ होता है और जल्दी जल्दी यहाँ के सेल चेंज होते हैं। तो यहाँ पे हमको लेबाइल सेल देखने को मिलते हैं, एग्जाम्पल बोन मैरो, गट एपिथेलियम, स्किन, हेयर फॉलिकल्स, जर्म सेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लेबाइल सेल्स देखने को मिलते हैं। इस तरीके से हमारा सेल साइकिल का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हमने देख लिया कि सेल साइकिल के फेजेस कौन कौन से होते हैं, और ये हमने देखा कि जीवन से एस फेज में जाने के लिए कितना मशक्कत करना पड़ता है, और यही मेन रेगुलेटरी फेज होता है। और यहाँ पे आरबी गवर्नर का काम करता है, और ये पूरे सेल साइकिल को मॉनिटर करता है P53, जिसको गार्जियन ऑफ जीनोम बोलते हैं। और ये दोनों ट्यूमर सप्रेसर जीन है। और हमने बात किया साइक्लिन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस कॉम्प्लेक्स का, कि यही जो है आरबी प्रोटीन को फास्फोराइलेट करता है, जिसकी वजह से वो इनएक्टिव होता है। वरना जब तक ये एक्टिव रहता है तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो सेल को G1 से एस फेज में नहीं जाने देता है। फिर जब ये फास्फोराइलेज हो जाता है साइक्लिन डिपेंडेंट और साइक्लिन काइनेस से, तो ये इनएक्टिव हो जाता है। और जब इनएक्टिव होता है तो ये देखिए इनएक्टिव फॉर्म में ऐसा चला गया, और E2F अलग हो जाता है, जो कि हेल्प कर देता है G1 को एस में जाने से, ठीक है। तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ।